अखिल स्वामी सर, मैं सीधे आपके पास आ जाता हूं। सर, जिस दौरे को लेकर के भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतनी सारी चीजें कही, उस दौरे का असल क्या है सर? असल में भारतवासियों के लिहाज से देखा जाए तो देश को इस दौरे से हासिल क्या हो रहा है? अखिल स्वामी सर। देखिए, आपने वास्तविकता में दो विकल्प दिए। पहला विकल्प आपने दिया कि भारत को इससे क्या प्राप्त हुआ, और दूसरा विकल्प दिया कि भारत को इससे प्राप्त क्या नहीं हुआ। मैं तीसरा विकल्प सोचता हूं, और निष्पक्ष, जो बिना राजनीतिक किसी पृष्ठभूमि के विकल्प सोचता हूं, वो ये कि भारत ने क्या क्या लूज किया, भारत को क्या क्या नुकसान हुआ। देखिए राम प्रकाश जी, मुझे एक भारतीय, एक गौरवशाली भारतीय होने की वजह से ये 75 साल में मैंने देखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को किस प्रकार का सम्मान अमेरिका में मिला है। मैंने देखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वहां जाते थे तो किस प्रकार वहां के राष्ट्रपति उनको रिसीव करते थे। इंदिरा गांधी किस तरह से खुले मन से कहती थी कि हम यूएसएसआर से भी बराबरी दोस्ती रखेंगे, अमेरिका से भी बराबरी दोस्ती रखेंगे, और रोनाल्ड रीगन पीछे हाथ बांध के खड़े रहते थे। मैंने देखा राजीव गांधी को हवाई जहाज के अंदर जाके किस प्रकार छाता लेके वहां के प्रेसिडेंट बाहर तक लाते थे। मुझे अफसोस हुआ। देखिए, एक भारतीय के तौर पर मैं माननीय मोदी जी का बहुत सम्मान इसलिए करता हूं कि मोदी जी हमारी आन बान शान है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस प्रकार से वहां पे उनका रूखा स्वागत हुआ एक स्टेट गेस्ट का, कोई अमेरिकन वहां मौजूद नहीं था, कोई अधिकारी मौजूद नहीं था, कोई पॉलिटिशियन मौजूद नहीं था, मेरे हृदय को ठेस पहुंची। तो वास्तविकता में भारत ने नुकसान झेला, पहला। दूसरा, मणिपुर में आग लगी हुई है। आप 7.5 कैरेट का हीरा, 7.5 कैरेट का हीरा वहां के राष्ट्रपति की पत्नी को भेंट कर रहे हैं। इस प्रकार से भेंट कर रहे हैं जैसे भारत जो है वो सारी अपनी आर्थिक समस्याओं से पार पा चुका है, और भारतीय आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है कि अब वो बिल्कुल, उसको रोजगार हो गया है, महंगाई खत्म हो गई है, सारी समस्याओं से दूर हो गया है। इसलिए अब वो ये हीरे और जवाहरात विदेशियों को देगा। अरे, हमारे देश की औरतें जो वहां पे मणिपुर के अंदर सड़कों पे खड़ी हुई हैं, और जिस प्रकार से वहां पे वो देख रही हैं, और वहां पे नाकाबंदी हो रही है, गृह युद्ध की कगार पे है मणिपुर। पुरोला के अंदर आग लगाई जा रही है, जानबूझ के हिंदू मुसलमानों में आग सुलगाई जा रही है, कोल्हापुर में आग सुलगाई जा रही है, और आप हीरा भेंट कर रहे हैं। मैंने, मुझे एक भारतीय के तौर पे इस बात पे शर्म आती है कि मेरा देश, जिसको आवश्यकता है आर्थिक मदद की और आर्थिक संबलता की, वहां का देश का प्रधानमंत्री वहां जाके वैभवशाली उद्गार प्रकट कर रहा है, हीरे वहां पे दे रहा है दूसरे देश के राष्ट्रपति को। और तीसरी बात, आप ये सोचिए कि आप वहां जो गए हैं तो आपने जाके रूस को अपना दुश्मन बना लिया है, जो हमारा 75 साल से सबसे बड़ा दोस्त था। रूस को आपने चीन के नजदीक ले जाके खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान, चीन और रूस का एक त्रिगुट बन गया है। और अमेरिका, देखिए, ये वही अमेरिका है जिसने यूक्रेन को धोखा दिया है, नाटो में लाकर, और ये कहकर कि हमारे तुम्हारे साथ खड़े होंगे, रूस को उसके सामने उकसा दिया है। रूस ने जब उसमें आक्रमण किया, अमेरिका ने उसकी कोई मदद नहीं की। यूक्रेन तो तब भी यूरोप के पास है। हिंदुस्तान से अमेरिका बहुत दूर है, यूरोप बहुत दूर है। हमारे पास क्या है? हमारे पास है चीन है, हमारे पास पाकिस्तान है। आसपास के सारे पड़ोसियों से दुश्मनी लेकर आप उस राष्ट्र की मित्रता की बात कर रहे हैं जिसने यूक्रेन को धोखा देके उसको नेस्तनाबूद करवा दिया है। तो वास्तविकता में मैं ये समझता हूं, इस यात्रा से हमारी प्रतिष्ठा गिरी है। 75 साल में सबसे ज्यादा गरिमा को कम करने वाली अगर किसी प्रधानमंत्री की कोई यात्रा हुई है तो ये इस बार की यात्रा हुई है। हमने रूस को अपना दुश्मन बना लिया है, हम दुश्मनों से घिर गए हैं, और अमेरिका ने आर्थिक लाभ के लिए भारत का बिल्कुल दोहन किया है। और एक प्रकार से जिस प्रकार यूक्रेन को उसने एक कठपुतली बना के उसका नाश किया, मुझे खतरा है। और देखिए, भारत एक बहुत मजबूत राष्ट्र है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग वहां नतमस्तक हो रहे हैं, ये उचित नहीं है, हमारे गौरव के लिए उचित नहीं है। और भारत का एक संतान होने की वजह से मुझे ये नहीं लगता कि भारत को इस अपनी गौरवशाली परंपरा को झुकाकर अमेरिका के सामने इस प्रकार नतमस्तक होना चाहिए। जी सर, एक जो विदेश नीति की बात हो रही है, जिस तरीके से आज की तारीख में जो भारत के पड़ोसी देश हैं और जिस तरीके का संपर्क भारत से उनसे है, जिसमें सबसे अच्छा संबंध अब तक ये माना जाता था, बड़े देशों को छोड़ दिया, नेपाल की बात जब हम करते हैं तो बहुत करीबी संबंध माने जाते थे, पर क्या आज की तारीख में उस तरीके के संबंध हैं? और दूसरा सर, जो विदेश नीति है,
क्या अब वो काफी कंफ्यूजन जैसी स्थिति में इस समय दिख रही है कि एक तरफ जो है वो आप चाइना के विरोध की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप ये कह देते हैं कि चाइना आपके कहीं भी आपकी सीमाओं का वो अतिक्रमण नहीं कर रहा है, तीसरी तरफ आप जो है क्वाड में घुस जाते हैं, फिर उस क्वाड कभी बाहर निकलने की बात कर देते हैं, फिर आप संघाई संगठन में घुस जाते हैं, कभी आप ब्रिक्स में घुस जाते हैं। तो ये क्या विदेश नीति सर पूरी तरीके से कंफ्यूजन में चल रही है भारत की इस टाइम? राम प्रकाश जी, एक चीज ये समझिए, इस विश्व की जनसंख्या में 40% मुसलमान हैं, 35% क्रिश्चियन हैं, करीब 15-17% हिंदू हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान की और क्रिश्चियनों के खिलाफ जिस प्रकार से मणिपुर में हो रहा है और जिस प्रकार से बाकी जगह में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, आप पूरे विश्व को उत्तेजित कर रहे हैं, आपके खिलाफ होके खड़ा हो जाए सारे। और अभी तो कम से कम सदाशयता है उन देशों में। आप अपने देश में अगर मुसलमानों से जय श्री राम कहलवाएंगे, किसी दिन वो भी आपसे अल्लाह अकबर कहलाएंगे। और मेरे एक सनातनी होने की वजह से, हिंदू होने की वजह से मुझे डर लगता है जिस प्रकार के रास्ते में आप चल रहे हैं, पूरे विश्व को अपना दुश्मन बना रहे हैं। अरे पूरा विश्व है, यूके जो है हिंदू को प्रधानमंत्री बनाता है और बराक ओबामा को, जो कि ब्लैक है, उसको प्रेसिडेंट 2 बार बनाता है। हमारे देश की हिंदू मूल की लड़की को वाइस प्रेसिडेंट बनाता है। ये उनकी सदाशयता है। और हम इतने 50-100 साल 500 साल पीछे चले जा रहे हैं। गांधी और नेहरू की परंपरा को छोड़कर हम बिल्कुल इटली और मुसोलिनी और हिटलर के रास्ते पे चल रहे हैं। मुझे डर लगता है अपने देश के लिए, जिस देश को मैंने अपना मां समझा है और जिसका मैं अपने को बेटा समझता हूं। मुझे राम प्रकाश जी डर लगता है हम किस दिशा में जा रहे हैं। अखिल स्वामी सर, जिस तरीके से आत्मजीत सर कह रहे हैं, एक तो पहला सवाल मेरा ये कि क्या आपको लगता है कि जब ये सारी चीज़ें अभी तो भाई चूंकि शुरू हुई है, ये दौरा खत्म हुआ है, अभी चीज़ें समझी जा रही हैं कि क्या कैसे वहाँ पे क्या लगाया गया और क्या वहाँ से मिला, क्या जब ये पूरी चीज़ें खुल करके आएंगी, जिसकी नींव अभी बार बार आत्मजीत जी जिक्र कर रहे हैं, कि क्या ये दौरा अगले राफेल डील की तरह ही कुछ निकल करके आएगा, अगला ये जो दौरा है वो अगला राफेल का मामला बन सकता है? दूसरा सवाल सर एक ये है कि बीते दिनों लगातार ये देखा जा रहा था कि जितनी भी अमेरिका बेस्ड कंपनियां हैं उसमें बड़ी संख्या में रोजगारों की छटनी हो रही थी। अर्थव्यवस्था को आप हम सब में से सबसे ज़्यादा समझते हैं सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पूरा मामला सेट किया गया था वो केवल और केवल इसीलिए किया गया हो कि जो अमेरिका की मंदी है, जिस मंदी को वो देख रहा था अमेरिका, जिसकी चर्चाएं बार बार तमाम वो लोग जो आप जैसे लोग जो अर्थशास्त्र से जुड़े हैं वो उठा रहे थे कि मंदी का दौर वहां भी आ सकता है, तो उसी मंदी को अवॉइड करने के लिए सारी कवायद की गई हो ताकि हम एक व्यक्ति का स्वागत करेंगे, इससे एक मजबूत पैसा लेंगे, मजबूत व्यापार करेंगे और उसी व्यापार से हम उस आर्थिक मंदी को कुछ समय के लिए टाल पाने में कामयाब होंगे। तो क्या ये जो 2 प्रश्न है हमारे, क्योंकि सर एक आर्थिक मंदी को लेकर के और दूसरा राफेल वाले मामले को, सर अखिल स्वामी सर। देखिए राम प्रकाश जी, उनकी परिस्थितियों का विश्लेषण करने से पहले जरा भारत की स्थिति का विश्लेषण कर ले जी। आज से 9 साल पहले हमारे ऊपर जो विदेशी ऋण थे वो कितने थे और क्या वो 3 गुने हो गए? क्या हमें डेट ट्रैप में फंसाया जा रहा है? देखिए, श्रीलंका को चाइना ने डेट ट्रैप में फंसाया। कैसे फंसाया? लोन देता चला गया श्रीलंका को, पाकिस्तान को लोन देता चला गया, लोन ले लो, लोन ले लो। अच्छा, लोन लेके अगर आप प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाते हैं जिससे आपके कैश फ्लो इंप्रूव होते हैं तो लोन को रिपे कर पाएंगे। अगर आप प्रोडक्टिव एसेट्स पे न लगा के हथियार खरीदने में लगा देंगे, अरे आपने राफेल खरीदे, अगर चीन आपकी सेवाओं में घुसा था, आपने राफेल का यूज किया क्या? राफेल ड्राइंग रूम में सजाने के लिए खरीदे थे क्या? ये जा रहे अस्त्र शस्त्र वो खरीद रहे हैं, ये ड्राइंग रूम में सजाएंगे क्या? चीन के खिलाफ इनका उपयोग करेंगे क्या? चीन के पास इनसे बेहतर अत्याधुनिक हथियार नहीं है क्या? प्रश्न ये है, आपको डेट ट्रैप में फंसाया जा रहा है। मैं चेतावनी जिस बात की दे रहा हूं, अगर आपका डेट 3 गुना हो गया है और आप अब यही पैसा अगर आपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने पे लगाया होता, यहाँ रोजगार सृजन पे लगाया होता, हमारे बच्चों को रोजगार मिलता, हमारे देश में बेरोजगारी दर कम होती, आर्थिक विषमता कम होती, देश का विकास होता। आप अनप्रोडक्टिव, आप मूर्तियां बना रहे हैं, आप जो है बड़ी बड़ी मूर्तियां, मंदिर, मस्जिद, गिरद्वार ये सब बना लीजिए, गुरुद्वारे बना लीजिए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जब देश आजाद हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये हमारे मंदिर होंगे। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इंजीनियर हूं। जब मेरी पहली रैगिंग हुई थी, मेरे सीनियर्स ने वहां के हॉस्टल में ले जाके वहां हॉस्टल के दरवाजे में मत्था टिकवाया था कि ये तुम्हारा मंदिर है, ये है मंदिर, यहाँ पे तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी है, ये तुम्हारे भगवान है। देश अपनी दिशा भूल गया है।
आप प्रोडक्टिव एसेट्स वाइब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चों के रोजगार जो है उनको दकियानूसी 600-700 साल पुराने उस पर ले जा रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं और मूर्तियां बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, शाहजहां औरंगजेब की बात कर रहे हैं। अगर देश में रोजगार नहीं सृजन होगा, अगर आपकी जीडीपी 12-13% नहीं होगी, तो आपका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है खत्म हो जाएगा। 10-15 साल में आपके देश में केवल बुढ़े बचेंगे, जवान लोग नहीं बचेंगे। जो आज जापान और चीन की और अमेरिका की हालत है, वो आपके देश की भी हालत 20 साल बाद हो जाएगी। तो वास्तविकता में अमेरिका जो कर रहा है वो अपनी रणनीति के हिसाब से ठीक कर रहा है। अरे हम लोन ले लेके उसको अनप्रोडक्टिव एसेट पे लगा रहे हैं, कहीं तो सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, कहाँ पे हम जो है मंदिर बना रहे हैं, कहीं पे सरदार पटेल की मूर्ति बना रहे हैं, कहीं हनुमान जी की मूर्ति बना रहे हैं, कहीं जो है वो गुरुद्वारा बना रहे हैं, कहीं मस्जिद बना रहे हैं। अरे यार तुम इंडस्ट्री लगाओ ना, इंडस्ट्री में बच्चों को नौकरी दो। हर बच्चे के, हिंदुस्तान के बच्चे के पास अगर 40-50 हजार की नौकरी हो गई, देखिए जो बच्चे ने एमबीए इंजीनियरिंग किया है, जो एमए जिसने पढ़ा है, बीए पढ़ा है, उसको रोजगार की आवश्यकता है। वो फ्रस्ट्रेटेड बच्चा देश का एसेट नहीं बनेगा, लायबिलिटी बन जाएगा। देश को सही दिशा में ले चलो, साइंटिफिक युग में ले चलो, 21वीं शताब्दी में ले चलो। अमेरिका तो आपका, मैं आपको बता रहा हूं, ये डेट ट्रैप में ले जा रहे हैं। आपके रुपए की कीमत आज क्या हो गई है, आपके जो फॉरेन डेट्स हैं उनका इक्विटी और डेट रेशो जो है कितना ज्यादा डिटोरिएट हो गया है। लोन कब तक सर्विस करेंगे आप? लोन जब आपका वीकेंड होता है, फॉरेन डेट्स महंगे हो जाते हैं, 4-5 साल के बाद आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर कभी आप गोवा उनको बेचेंगे, कभी बंबई बेचेंगे, कभी फरीदाबाद उनको बेचेंगे, वही श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी। अरे लोन कम लीजिए, जो भी लोन लीजिए उसको प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाइए, अपने कैश फ्लो इंप्रूव कीजिए, लोन को रिपे कीजिए, सेल्फ सफिशिएंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप केवल नौटंकी करते हैं। फिर एक रेल की दुर्घटना हो गई बंगाल के अंदर, आप कवच बनाते हैं, उसके भाषण करते हैं हम कवच बना रहे हैं। रोज हमारी रेलगाड़ियां भिड़ जाती हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, कोविड में 50 लाख लोग मर जाते हैं। आप जो है अपना गुणगान करते हैं, डंका बजाते फिरते हैं। अखिल स्वामी सर, जिस तरीके से ये सारी बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, जो मीडिया दिखा रहा है या सारी बात जितनी हम लोग कर रहे हैं, ये सब अपनी जगह पे है। बतौर प्रधानमंत्री जिस दौरे की बात हो रही है, जिसको इतना बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत के लिहाज से ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि आज भारत अमेरिका की ज़रूरत है, और भारत अमेरिका की ज़रूरत है इसलिए भारत चाहे तो कई सारी चीज़ें मनवा सकता है। सर, भारत अमेरिका के लिए कितना ज़रूरी इस समय हो गया है, और क्यों ऐसा लग रहा है कि भारत इतना ज़्यादा ज़रूरी अमेरिका के लिए हो गया है कि वो अपनी बातें मनवा सके? क्योंकि अभी तक कोई बात ऐसी नहीं दिखी है जो भारत की तरफ से कही गई हो और अमेरिका ने माना हो। केवल और केवल अमेरिका ने सवाल उठाने का ही काम किया है, चाहे वो आपके लोकतंत्र पर हो या दूसरी तमाम सारे मुद्दे हों, चाहे वो अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो या जिस भी मुद्दे पर हो, सवाल उठा रहा है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखी जा रही है जो ये लगे कि भारत के लिहाज से ये ज़रूरी था और भारत ने इसको अमेरिका से मनवा लिया। तो फिर बार बार ये दावा क्यों किया जा रहा है? देखिए राम प्रकाश जी, ये बात बिल्कुल सच है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है। भारत की आवश्यकता पूरे विश्व को है। हम केवल एक यंग जनरेशन है, केवल ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी यहाँ डिमांड है, जो लोगों की इंडस्ट्री को सर्वाइव करा सकती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, हमारे पास सारी शक्तियां मौजूद हैं। लेकिन हम असल में जो ढुलमुल नीति है हमारी, अब चीन के नेता को आप झूला झूला देते हैं, आप पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं, आप रूस को अपना दुश्मन बना लेते हैं, आप जाके अमेरिका की गलवैयां करते हैं। अरे हमारे देश की संस्कृति, चलिए छोटी सी बात करता हूं राम प्रकाश जी, हमारी देश की संस्कृति है हाथ जोड़ना। हम गले नहीं पड़ते किसी के, ये वेस्टर्न फिलॉसफी है, ये उनकी नीतियां हैं। वो लोग गले मिलते हैं, हमारे यहाँ गले मिलना नहीं माना जाता, या तो पैर छूते हैं या हाथ जोड़ते हैं। आप अपनी संस्कृति को कैरी नहीं कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो वास्तविकता में जो भारत की बार्गेनिंग पावर थी, आपने उसको गिरवी रख दिया है वास्तविकता में, और केवल इसलिए गिरवी रखा है कि आप अपने जो व्यक्तित्व है उससे इतने ज्यादा आत्ममुग्ध हैं। आपको भारत की चिंता नहीं है, आपको भारत के डेट ट्रैप की चिंता नहीं है, आपको भारत के उन युवाओं की चिंता नहीं है जो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक दौड़ते हैं कि 15 साल की उन्हें नौकरी मिल जाए, उनकी नौकरी घटा के आप 4 साल कर देते हैं। तो वास्तविकता में आपको केवल अपनी इमेज की चिंता है। आप व्हाट्सएप पे ये घुमाते हैं कि किस प्रकार वहां की संसद में आपका स्वागत हुआ, लेकिन ये भी तो आपको दिखाना पड़ेगा कि 75 साल में पहली बार अमेरिका के अंदर किसी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वैंस निकली हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने के लिए वहां लोगों ने नारे लगाए हैं। 70 उनके सेनेटर्स ने पत्र लिखा है।
6-7 सीनेटर्स ने बहिष्कार किया। ये भारत के इतिहास में कभी भी किसी भारत के प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ है? तो ये आत्मउग्धता जो है, असल में देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कीजिए, अपने बुजुर्गों से पूछिए, वो भीड़ में कूद जाते थे, भीड़ में लोगों से बात करते थे। राजीव गांधी को मैंने बड़े नजदीक से देखा है, राहुल गांधी को मैंने नजदीक से देखा है, मनमोहन सिंह को बगल में खड़े हुए देखा है, मुझे पता ही नहीं चला है प्रधानमंत्री खड़े हैं, इतना अनएज्यूमिंग आदमी। और एक असल में आत्मउग्धता जो है वो बिल्कुल देश की जो प्राथमिकताएं उनको पीछे की तरफ ढकेल रहा है। और जो देश की आज बार्गेनिंग पावर इतनी ज्यादा थी, वास्तविकता में पूरे विश्व को हिंदुस्तान की जरूरत है, चीन को भी हिंदुस्तान की जरूरत है। चीन भी सरवाइव नहीं कर सकता जब तक कि हिंदुस्तान उसकी और आप चाइना से जरा अपना ट्रेड डेफिसिट देखिए, आपका ट्रेड डेफिसिट लगातार ला बढ़ता जा रहा है, आप निर्यात कर रहे हैं केवल आयात कर रहे हैं सारी बड़ी चीजें। तो चीन को जो उनका आर्थिक निर्भरता है वो तो उनका जो आज बिल्कुल इकोनॉमिक सॉलिड बेस बना है वो हिंदुस्तान की वजह से बना है। आप उनको रोजगार दे रहे हैं, आप अमेरिका को रोजगार दे रहे हैं। अरे जापान अगर अपनी बुलेट ट्रेन बेचेगा तो हिंदुस्तान में तो 5 साल के अंदर 100 बेच देगा। जापान में कहां बेचेगा जहां हर जगह उनके सारी मॉडर्न सुविधाएं हैं। तो भारत वो जगह है जो डिमांड क्रिएटर है, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आप एक ऐसा देश जिसमें 80 करोड़ लोग जो है मुफ्त अनाज पे निर्भर करते हैं, जहां बेरोजगारी दूर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जहां आर्थिक विषमता बढ़ गई है, आप 7.5 कैरेट का हीरा दे रहे हैं। पता है शर्म आनी चाहिए। मैं तो रामप्रकाश जी वास्तविकता में आपसे कहता हूं, मुझे शर्म आती है कि मेरे देश का कोई नेता जाके किसी देश के वहां, अरे महिलाओं को आप 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए मणिपुर के महिलाओं को हेलीकॉप्टर से उनको गेहूं और चावल और दूध और राशन उनको ड्रॉप करा देते। वो जो 50-60 हजार लोग मणिपुर में भूखे मर रहे हैं उनको खाना देने के बजाय आप कैरेट के हीरे जो है भेंट कर रहे हैं, जैसे देश जो है, और ऋण अपने बढ़ाए चले जा रहे हैं, लोन बढ़ाए चले जा रहे हैं। आप अपने को बार्गेन नहीं कर रहे हैं, लोगों के सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं। आप यूक्रेन के भी दोस्त नहीं है, आप रूस के भी दोस्त नहीं है, अमेरिका के भी दोस्त नहीं है, आप चीन के भी दोस्त नहीं है, आप पाकिस्तान के भी दोस्त नहीं है, आप पता नहीं किसके दोस्त हैं। अडानी और अंबानी को छोड़ के आपके कोई दोस्ती नहीं दिखाई पड़ते मुझे तो।